मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं बाबा से व्यापारी हो गए वो तो। अब चलिए फाइनेंस मिनिस्टर तो बना दीजिए ना, बना दीजिए, उनको मालूम हो जाएगा। हर कोई अच्छे दिन तो नहीं क्या है, हमारे आपके तो अच्छे दिन नहीं आए। नोटबंदी की तारीफ वो करते हैं तो कैसा बिकता है उनका प्रोडक्ट नहीं मालूम मुझे। अगर गांव में कोई खरीदता है तो क्रेडिट कार्ड पर नहीं खरीदेगा, कैश में खरीदेगा। तो यही मामला है। देखिए अब यही ना कि जिस सरकार की अंधाधुन अगर कोई तारीफ करेगा तो देश भुगतेगा इसके बारे में। ओवैसी साहब, एक मसाइल और छूटता जा रहा है जब मैं देख रहा हूँ कि चाहे वो मुजफ्फरनगर हो, चाहे माठ हो या कांठ हो या दादरी हो, किसी के किचन में क्या बनेगा, ये इसकी तहकीकात करने वाला सामान्य आदमी कौन है? क्या देश में कानून का राज नहीं है? किसी घर में कुछ बना, उसको लेकर के फसादात खड़े हो जाएं और 1 लाख की हत्या हो जाए। अरे अब किचन तक बात कहाँ रही, अब तो टॉयलेट तक चलेगी बात। अब तो टॉयलेट तक चलेगी। चलो हम समझे किचन तक, अब तो टॉयलेट तक चलेगी बात। अब तो टॉयलेट में झांक रहे हैं कि कोई रेनकोट पहना है या बगैर रेनकोट के टॉयलेट में। नहीं लगता है बड़े जो अर्थशास्त्री तो उन्होंने आलोचना की, लेकिन नए अर्थशास्त्री कौन है आपकी नजर में? आपने एक व्याख्या की है रामदेव के बारे में, पहले रामदेव के बारे में क्या कुछ कहा था, पहले उसको सुनाता हूँ और फिर पूछूंगा कि क्या रामदेव को ज्यादा जानकारी अर्थव्यवस्था के बारे में? बड़े बड़े जो अर्थशास्त्री वो फेल हो गए हैं, तो रामदेव के बारे में जो बयान है पहले उसको सुन लेते हैं। इनकम टैक्स के बारे में बाबा रामदेव एक्सपर्ट हो गए। अब अजीबोगरीब नाक बन के सांस लेने वाला इनकम टैक्स। बर्तानिया में एक जजीरा उनके नाम के है, सुना अखबार में आया, उन्होंने बोले इनकम टैक्स। अब्बा चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए शायद इन्हों। योगा की डिग्री नहीं है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री है इनके पास। इन्हों और ये मोदी बैठ के बोल रहे, और उन्हें कैसा मोदी जिसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्यामलाल, मोहनदास करमचंद गांधी को मोहनलाल, ये अजीब लाल, कितने लाल है इसके नहीं मालूम। तो वैसे साहब आपने देखा कि आपने कहा योगा की डिग्री नहीं है, वो कहते हैं हमने पूरे देश में योग का ब्रांड फैला दिया, योग करना सिखा दिया। नहीं अब उनको मैं तो कहूँगा कि वो इतना बड़ा पतंजलि को इतना बड़ा कर दिए हैं। अब मोदी सरकार को चाहिए कि उनको फाइनेंस मिनिस्टर बना है। वो कहते हैं पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, कुछ तो ये भी कहते हैं इनको पाकिस्तान में जाके बस जाना चाहिए। लेकिन जब पाकिस्तान गए थे तो किस तरह की भाषा का आपने इस्तेमाल किया था, खास तौर से जब संघ को लेकर के सवाल पूछा गया था कीर्ति आजाद से, लेकिन आप उनको रोकते हुए कहा इसका जवाब हम देंगे। क्या कुछ पहले बोला था, फिर उसको सुनाते हैं, फिर उसका सीधे तौर पर वो समस्या क्या थी उस समय, क्या मसला क्या था, और आपके जमान को लेकर इस तरह से अलग अलग विरोधाभासी स्वर क्यों उठते हैं, उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले बयान सुनते हैं कि देश से जुड़े हुए मसाइल पर आप किस तरीके से पाकिस्तान में मुखर हो चुके हैं। देखिए, हिंदुस्तान में जो हमारा दस्तूर है, कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसके हम तमाम उसके पाबंद हैं, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, उसका प्रेम्बल ये है कि इंडिया एक सेकुलर मुल्क है। हमारे दस्तूर में जो हुकूक दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट है माइनॉरिटीज को, आप मुतमईन रहिए कि हिंदुस्तान का जो प्लुरलिज्म है वो हमेशा मजबूत रहेगा और इंशाअल्लाह ताला उसको मजबूत रखेंगे। अब सीधे तौर पे जो मसला है आप खुद सुन रहे हैं, जब वहाँ एक सवाल आया मुसलमानों के हक हकूक को लेकर, तो आपने इस सवाल से कीर्ति आजाद के लिए, लेकिन आपने कीर्ति आजाद को रोका और कहा कि इसका जवाब हम देते हैं। आपने पाकिस्तानी मीडिया की आवाज़ बंद करा दी, और यहाँ पर जब आप कुछ बोलते हैं तो लोग कहते हैं इनको पाकिस्तान चला जाना चाहिए। ठीक है ना कि अब यही तो संघ परिवार के लोगों की तकलीफ है। इनको तकलीफ ये होती है कि अपने आप को देशभक्त कहते हैं, मगर आज़ादी की लड़ाई में इन्होंने कोई हिस्सा ही नहीं लिया। इनके बड़ों ने कहा था कि मत जाओ, लड़ो मत, तो उनको बड़ी तकलीफ होती रहती है। फिर जो सावरकर के बारे में कहते हैं, कपूर कमीशन ने कहा कि सावरकर तो इन्वॉल्व थे कॉन्स्पिरेसी में, तो इनको बड़ी तकलीफ हुई रहती है। तो इसीलिए बार बार कहते पाकिस्तान, एक दिमाग एक आदत बना चुके हैं। तो भाई मैं हिंदुस्तान में मेरे आबो अजदाद, मेरे बुजुर्गों ने फैसला लिया कि हम जिना को नहीं मानते, जिना को हम बोले कि जाइए, हम नहीं पसंद करते, हम यहाँ रह गए, हमारा मुल्क है ये, और इंशाल्लाह मैं रहा हूँ, मेरी कई नस्लें यहाँ पर रहेगी। मगर ये कहना कि आप पाकिस्तान, मुझे पाकिस्तान से क्या करना है बताइए, मुझे पाकिस्तान का पे नहीं मालूम। मैं तो मणिशंकर साहब का शुक्रगुजार हूँ कि वो मुझे लेकर गए थे एमपीज को, और वहाँ पर टीवी चैनल में डिबेट हुई, और कीर्ति आजाद बीजेपी के जरूर होंगे जी, मगर हम एक हिंदुस्तानी हैं। जहाँ देश की बात आएगी,
मैं बीजेपी के साथ भी खड़ा होने तैयार हूँ। पॉलिटिकल डिफरेंसेस है मेरे और रहेंगे इंशाल्लाह ताला आइडियोलॉजी की बुनियाद पर। और जब मुल्क की बात आएगी तो यकीनन मुल्क के, अगर मेरे मुल्क के ऊपर कोई तनकीद करेगा तो मैं खामोश नहीं बैठूंगा, मैं उसका बढ़ के उसको जवाब भी दूंगा। मगर संघ परिवार को समझना चाहिए कि वो खुद देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटना बंद करें और कांग्रेस समाजवादी सेकुलरिज्म सर्टिफिकेट बांटना बंद। ये है कि मुजफ्फरनगर के जो राइट्स हुए 5 दिन पहले एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई। चलिए मेरे अल्फाज किसी को पसंद ना आए, एमनेस्टी इंटरनेशनल रिपोर्ट में उन 5 लेडीज का जिक्र, महिलाओं का जिक्र किया गया जिनको अब तक इंसाफ नहीं मिला। एक तो इस दुनिया से चल बसी, 2 कोर्ट में जाकर कह दिए कि जिन्होंने हमारी इज्जत लूटी हम नहीं जानते उनको। उनका हस्बैंड कहता है कि हम क्या करें, हम बेबस से कोई मदद को नहीं आया। 5 सेक्शन 309 CRPC कहता है कि अगर रेप किसी औरत महिला का होता है, चार्जशीट पड़ जाती है तो 2 महीने में फैसला आना चाहिए। अखिलेश क्या कर रहे हैं आप? 3 साल हो गए, 2.5 साल हो गए, आप केस खत्म नहीं करते। और आप ही के एक यादव नामी लेडी ऑफिसर उनको जाकर डराती औरतों को कि तुम अपना केस वापस ले लो। और फिर अखिलेश महिलाओं की बात करते हैं और उनको कहते हैं वहां इंसाफ नहीं है, क्या कहते पशु को कर ले लो। बताइए, एक औरत की इज्जत की तहफ़्फ़ुज़ नहीं है तो पशु को ले लेगा कोई। और फिर 200% बलात्कार के इंसिडेंट में इजाफा हुआ उत्तर प्रदेश में, इन्हीं का रिकॉर्ड कहता है। तो ये आप वोट ले लेंगे मगर आप राइट्स उसमें तो मुलायम सिंह जी ने कहा था कि नौजवान उनसे गलतियां हो जाती हैं। तो कैसे नौजवान गलती होंगे भाई? आप कभी अगर खुदा ना खास्ता कभी आपके घर पे गुजरेगी, आप यही अल्फाज अदा करेंगे भाई? एक चीफ मिनिस्टर की सीट के लिए चाचा भतीजे में लड़े हो गई जी, एक ही सीट है ना वो। ऐसे कई लोग, दुनिया जब तक रहेगी 56 आएंगे चले जाएंगे, मगर एक सीट के लिए। और आप बताइए, जब एक औरत की इज्जत लूट गई, 90 लोग मारे गए, एमनेस्टी की रिपोर्ट तो पढ़ेंगे आप तो खून के आंसू रोएंगे कि एक एक औरत क्या कह रही है कि हमको 5 लाख सुप्रीम कोर्ट ने कहा दो, उसमें से 4 लाख तो खाली कोर्ट को आने जाने में खर्च हो गए। अब बताइए कि क्या एडमिनिस्ट्रेशन है, क्या गवर्नेंस है, किस बुनियाद पर ये मुसलमानों के हमदर्द है? अरे भाई, आप हमदर्द नहीं है, आप दुश्मन है। आप इंसाफ के दुश्मन है, आप महिलाओं के दुश्मन है। आप तो चाहते नहीं है कि इंसाफ हो। आपके पास क्या है कि पैसे दे दो, ये मरा उसको 5 लाख दे दो, घर जल गया 20 लाख। अरे भाई, पैसे की अहमियत नहीं है, इंसाफ की अहमियत है, जो सरकार नाकाम साबित हुई। चलिए, आप मुलायम सिंह को मौलाना मुलायम मानने को तैयार नहीं है, चाचा भतीजे। सर, हमारी बदबख्ती ये रही कि हमने कभी मुसलमान को अपना लीडर नहीं माना। जीबी पंत से लेकर अब तक जितने लोग गुजरे वही तो हमारे लीडर गुजरे, चाहे राजीव गांधी हो, चाहे मनमोहन सिंह हो, NT रामाराव हो, या चंद्रशेखर राव हो, या MGR हो, ये तो यही जो हमारे लीडर गुजरे। और अगर ये हमारे लीडर हैं तो भाई सक्सेना कमेटी, रंगनाथ मिश्रा, कुंडू कमेटी, ये आईना है इनके लिए कि इन्होंने इंसाफ किया, ये हमारा हक हमारे को नहीं दिया, यही तो हम कह रहे हैं। तो वैसे साहब, आपको तो आजम खान साहब ही रास नहीं आते, न वो उनको आप रास आते हैं। वो तो एजुकेशन के भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं और कहते हैं कि असली अगर मुसलमानों का कोई रहनुमा है तो मुलायम सिंह यादव हैं। देखिए, मेरी लड़ाई जो है ना अखिलेश से है। आजम खान साहब को मैं तबसरा करके उनकी अहमियत नहीं देना चाहता हूँ। मेरी लड़ाई समाजवादी पार्टी से है। अखिलेश इस सरकार के मुख्यमंत्री हैं, वो इसके लीडर हैं। मैं उनसे सवाल करूंगा और उनसे बोलूंगा। अब उनके अतराफ में अगर लोग कुछ मेरे बारे में बोलना चाहते हैं तो भाई वेलकम है, आप बोलिए, मेरी इज्जत में इजाफा करिए। लेकिन आप क्या उनको मानते हैं कि बीजेपी के एजेंट हैं? क्योंकि आपने पार्लियामेंट में भी इस बात को दोहराया कि बीजेपी के एजेंट है, भाजपा के लोग नूरा कुश्ती कर रहे हैं। और एक बयान में तो आपने यहाँ तक कहा कि ये खुद खाकीधारी है मुलायम सिंह यादव, अंदर से खाकी हाफ पैंट पहने हुए हैं। बताइए ना, फिर आप नोटिफिकेशन क्यों जारी नहीं करते बाबरी मस्जिद का? जब आप कहते हैं कि मैंने समाजवादी पार्टी बनाई बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद, मैंने गोलियां चलाई, अरे भाई तो फिर आप नोटिफिकेशन जारी क्यों नहीं करते? इतने दंगे हुए, आप ही की सरकार थी, आप रोक नहीं पाए। दादरी हो गया, आप रोक नहीं पाए। खालिद मुजाहिद की पुलिस कस्टडी में मौत हुई, आप उसके बारे में कुछ नहीं कहते। आपने कहा था कि जितने बच्चे जेलों में हैं 2012 के इलेक्शन मैनिफेस्टो में, उनको छोड़ेंगे, कंपनसेशन देंगे और उन पुलिस वालों पे एक्शन लेंगे। एक बच्चे को नहीं छोड़ा आपने। आज उत्तर प्रदेश की जेलों में 19% अगर मुसलमानों की आबादी है तो 27% अंडर ट्रायल्स हैं। कौन सी सरकार इनकी हमदर्द है? हर एतबार से ये लोग धोखा दे रहे हैं और आवाम जान रही है इसको, क्योंकि कल तक कोई ऑल्टरनेट नहीं था, मजबूरी थी, कभी सपा तो कभी BSP तो कभी और। अब हम एक ऑल्टरनेट के तौर पर पेश हो रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है
कि आने वाला कल जरूर हमको कामयाबी मिलेगा और हम काम करते जाएंगे। और वैसे साहब कभी आपने इस पर विचार किया कि हमने जितनी सियासत देखी है कि शरद यादव उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, उन्होंने यूपी से भी चुनाव लड़ा और बिहार में भी जाकर चुनाव लड़ गए। ग्वालियर से अटल जी निकले, वो लखनऊ तक के सांसद बने। लेकिन वहीं पे जैसे ही आप अपने कदम को आगे बढ़ा, खुद नरेंद्र मोदी को ले लीजिए, को अहमदाबाद से निकलते हैं और बनारस चले आते हैं, कोई विवाद नहीं होता। लेकिन आप जैसे ही कदम निकालते हैं हैदराबाद से बाहर, चाहे आप मुंबई प्रचार में चले जाएं या बिहार चले जाएं या जब उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, तुरंत होता है कि आप माहौल को खराब करने आए हैं, वोट काटने आए हैं। ये तोहमतें आप पर क्यों और इतना भयभीत क्यों लोग आपसे? देखिए यही तो प्रॉब्लम है कि ये लोग ये समझते हैं कि मुसलमान कभी अपनी आवाज अपनी जबान से ना निकाले। हम तुम्हारे चौधरी हैं, हम तुम्हारे रखवाले हैं, और तुम अगर जिंदा रह रहे हो तो हमारे रहम करम की वजह से। यही तो इनकी गुरूर और तकब्बुर में डूबी हुई सोच है, यही कम्युनल सोच है उनकी। अगर वो सेकुलर होते, अगर वो वाकई में जमहूरियत पर डेमोक्रेसी भरोसा करते तो बोलते ठीक है वो इसी को आने दो, इसकी बात रखने दो, हम अपनी बात से चैलेंज करेंगे या इसको अवाम में जाएंगे। मगर इनको ही लगता है कि अगर कोई सामने इनके ठहर गया तो कैसे ठहरा। मैं इनको बता रहा हूँ कि भाई साहब आपके अतराफ जो लोग हैं उनके वेस्टेड इंटरेस्ट होंगे, मेरा कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। मैं फकीर आदमी हूँ, मैं लड़ूंगा इनके खिलाफ, और अब अपनी पर्सनैलिटी के लिए नहीं, अपनी शोहरत के लिए नहीं, बल्कि मेरा एक पॉलिटिकल कॉज है, मैं उसके लिए काम करना चाह रहा हूँ, मैं काम करूंगा। मगर प्रॉब्लम इन तमाम सेकुलर पार्टीज को ये है कि आप कैसा बोलेंगे। अरे भाई आप तो मोदी को रोक नहीं पाए, 70 सीट पे मोदी कामयाब हो गए, 5 परिवार के आपके कामयाब हो गए, अब मुझ पर इल्जाम लगाते कि मैं मिला हुआ हूं। अरे भाई आप मिले हुए हैं क्योंकि आपका वोटर मोदी के पास चला गया। क्या आपने सौदा किया था मोदी से कि भाई हमारे 5 परिवार के लोगों को छोड़ दो, बाकी 70 आप लेकर जाइए? ये भी तो हो सकता है ना। लेकिन कभी आपको ये ख्याल आया कि पहली बार शायद ऐसा मौका मिला कि 80 लोकसभा की सीटों में से माइनॉरिटी का कोई भी कैंडिडेट किसी सीट पे कामयाब नहीं हो पाया? आजादी के बाद से पहली मर्तबा हुआ। ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है, हरगिज ठीक नहीं है कि 19% की आबादी जिस स्टेट में है उसका एक भी नुमाइंदा नहीं जीतता। यही तो मेरी लड़ाई है कि भाई आप सेकुलर अपने आप को कहते हैं, आप ठेकेदार हैं, आपके पास दलाल आपके हैं, मगर आप एक एमपी नहीं जा सकते, एक एमपी नहीं जीत सकता आपका, ना कांग्रेस में, ना बीएसपी में, ना समाजवादी में। बताइए आप। और फिर मोदी तकरीर करके कहते हैं कि कब्रिस्तान, शमशान, रमजान, दिवाली, और फिर 3 ट्रिपल तलाक की मोदी बात करते हैं कि मैं मुस्लिम महिलाओं को एम्पावर करना चाह रहा हूँ। आप एक 10 मुस्लिम महिलाओं को टिकट दे देते, एक मुसलमान को नहीं दिया आपने। अरे 10 मुस्लिम महिलाओं को देते और बोलते कि मैं इस मुस्लिम महिला को एम्पावर करना चाह रहा हूँ, और दो उसको जी बोल देते सामने खड़ा करके कि देखो ये मेरी बहन है। जिस तरह स्मृति ईरानी को कहा कि मेरी बहन है, इस तरह खड़ा करके कह देते कि मेरी बहन। ये की बात छेड़ी है, और जिस अल्फाज से लोगों को डर लगता है आपके, मैं उस अल्फाज पे ले जाना चाहूँगा कि एक तरफ तो मुलायम सिंह जी कहते हैं कि मुसलमानों के रहनुमा हैं, हमने देश को, मुल्क को बचाने के लिए, हमने तो बाबरी को बचाने के गोलियां तक चला दी, और मैं असली रहनुमा हूं, मुझे मौलाना मुलायम कहा जाता है। लेकिन आप उनको किन किन शब्दों से पहले नवाजते हैं, तो पहले क्या कुछ आपने पुराना कुछ बोला है, मैं उसको ज़रूर सुनाना चाहूँगा। तो मैं चाहूँगा पहले उस बयान को सुन लें जिस तरीके से तल्ख अल्फाज में आपने अखिलेश यादव, मुलायम सिंह की आलोचना की है। उसके बाद उस मुद्दे पर आऊँगा तो ज़्यादा गंभीर होगी बातें, क्योंकि आपको भी पुरानी बातें ठीक से याद आ जाएंगी। पहले सुनते हो बयान। एक एक चीज खोल खोल कर बयान करूंगा। ये अपने आप को नेताजी नेताजी कहने वालों, तुम मेरी नजर में नेता नहीं हो, तुम फिरका परस्त हो। तुम में और मोदी में कोई फर्क नहीं है। मुलायम सिंह, अल्लाह तुझ पर अजाब भी जाए इंशाअल्लाह ताला। मुलायम सिंह तू तबाह हो ताराज होकर रह जाए, तेरी नस्ल तबाह होकर रह जाए मुलायम सिंह। और याद रख मुलायम सिंह, हिंदुस्तान में तेरा नाम लेने वाला नहीं होगा। हम दूर तो बैठे हैं मगर हमारी दुआओं में, हमारी आहों में अल्लाह ने तासीर दी है। कैसा अल्फाज है, नस्ल तबाह हो जाए। आलोचना ठीक है, किसी की आलोचना की जाए और आलोचना होनी चाहिए अगर कुछ गलत हुआ है किसी हुक्मरान के द्वारा। ठीक है, आपका सवाल बजानी है। मैं आपको ये कहूँगा कि यही तो प्रॉब्लम है। मैं इससे 2 मिनट पहले क्या बोला वो नहीं दिखा रहे आप जी। मैं 2 मिनट पहले मुजफ्फरनगर के उन वाक़यात का जिक्र कर रहा किया है, सुनिए, जिसमें आउटलुक मैगजीन में नेहा दीक्षित की स्टोरी थी जी, और वही ईमानदारी से उस जर्नलिस्ट ने
उस बर्बरियत को, उस तबाही को अपने आर्टिकल में शायद किया। उसका जिक्र मैंने किया कि नेहा दीक्षित का नाम लेकर मैंने जी। कहा कि देखिए इस तरह हुआ है। और जब आप अपने आप को मौलाना कहते हो, मुझे एक बात बता दीजिए कि चाहे एसपी हो, डीएसपी हो, अखिलेश हो, बाबरी मस्जिद की शहादत होकर इतने साल हो गए। इन तीनों सरकारों को, डीएसपी की, मुलायम की और अखिलेश की, इनको सिर्फ एक नोटिफिकेशन जारी करना था ताकि सीबीआई ने जो 2 केसेस रजिस्टर किए डेमोलिशन के, उसमें जी। सब चलाए।